हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन पे पार्ट टू हमारी इस वीडियो का है। पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सेप्शंस, सेविंग क्लॉज, शेड्यूल्स, पंक्चुएशन, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो ये मैंने अपनी पार्ट वन वाली वीडियो में भी अटैच किया था। दिस इज एन एग्जांपल। इसमें हम काफी चीजें पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्रियम्बल हो गया, शॉर्ट टाइटल हो गया, उसमें लॉन्ग टाइटल भी था। एंड बाकी सेविंग्स, इंटरप्रिटेशन क्लॉज हम इसमें भी डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो में और भी चीजें थी जो इस एग्जाम्पल में नहीं है। देन लेट्स स्टार्ट विद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या होते हैं? आई थिंक एक बेसिक मीनिंग समझेंगे एक्सेप्शन का तो आपको पता है एक्सेप्शन क्या होते हैं। कि जो एक चीज, वेट अ मिनट, यस, सो व्हाट आर एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस होते हैं कि जैसे आपने कोई एक कैटेगरी बनाई है, लाइक दिस इज अ कैटेगरी, एंड आप नहीं चाहते कि कोई चीज़ इसके अंडर फॉल हो, या फिर ये सारी चीज़ें आप मानेंगे, आप सारे रूल्स फॉलो करेंगे, बट कुछ दो रूल्स को छोड़ के। ठीक है, अगर आप एग्जांपल दूँ तो उस केस में वो जो दो रूल्स हो गए वो हो गए एक्सेप्शंस, कि मैं इन दो रूल्स को छोड़ के बाकी सारे रूल्स फॉलो करूंगा। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था। और अच्छे से इसको समझ लेते हैं हम। जैसे देयर आर 10 exceptions attached to section 499 IPC, ठीक है, which defines defamation। अब वो जो 10 exceptions है ना, उस केस में क्या होगा कि अगर वो चीजें होती भी है, वो केसेस पर आते भी है, तो दैट थिंग विल नॉट अमाउंट टू डेफामेशन। तो वो इस टाइप के केसेस है जिसमें हम डेफामेशन नहीं क्लेम कर सकते कि डेफामेशन हुआ है, यानी, तो उन्हें एक्सेप्शन कहते हैं हम। ठीक है, कि हम ये चीजें नहीं बोल सकते, मतलब कि ये देर आर फोर थिंग्स। ठीक है, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स जिससे हम कहेंगे ये भी क्राइम है, ये भी क्राइम है, ये भी क्राइम है, बट ये दो चीजों को छोड़ के क्राइम, बाकी ये दो चीजें क्राइम के अंडर नहीं आती है, तो वो दो चीजें एक्सेप्शन हो गई। ठीक है, now imagine laws as a set of rules. Exceptions are like the cool side note that say, hey, in certain situation these rules don't apply. वो exceptions ऐसे होते हैं उनके ऊपर कोई रूल, वो रूल अप्लाई नहीं करते, या फिर दे आर यूनिक, दे आर डिफरेंट पार्ट। ठीक है, सो की प्रोविजंस, की पॉइंट, सॉरी। सो पर्पस ऑफ एक्सेप्शन, लॉ ऑफन हैव एक्सेप्शन टू अवॉइड बीइंग टू स्ट्रिक्ट। एक्सेप्शंस क्यों होते हैं? कि कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होती है जहाँ पे लॉ हर जगह फेयर नहीं होता। ठीक है, लॉ का भी एक दायरा होता है कि हर किसी पे हर सिचुएशन में लॉ इम्पोज कर देना, सजा मिल जाना इज नॉट पॉसिबल। तो लॉ ने कुछ जगह ऐसी भी छोड़ी है कि अब इतना अगर कोई पर्सन करता है तो ये बेसिक सी चीजें, इतना को हम इसी ऑफेंस पे काउंट नहीं करेंगे, या फिर हम इसमें इतनी सजा नहीं देंगे, तो उन्हें एक्सेप्शन में डाल दिया जाता है। ठीक है, दीज एक्सेप्शंस आर लाइक एस्केप हैचेस। तो अब उन एक्सेप्शन का लोग गलत फायदा भी उठाते हैं, उन एक्सेप्शंस को यूज करके लोग एस्केप हैच में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस। अगर किसी ने कोई किसी का मर्डर किया है तो सेल्फ डिफेंस एक ऐसा एक्सेप्शन है जिससे सजा कम हो सकती है, या फिर सजा होती ही नहीं है। बट उसमें भी एक चीज होती है, कुछ तरीके होते हैं, आपको प्रूव करना पड़ता है कि एक्चुअली वो सेल्फ डिफेंस ही था। और बहुत अंदर से डिटेलिंग में रूल्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। आप प्रूव करोगे सेल्फ डिफेंस था तो ही आप बच पाओगे। ठीक है, तो अगर आप प्रूव कर देते तो ऑब्वियसली वो एक escaping hatch हो सकता है आपके लिए। then letting certain things off the hook that would otherwise be caught by the main rule. then real life example भी समझ लेते हैं। in the law about defamation there is a section 499, जिसके अंदर 10 एक्सेप्शन है, जो भी हमने ऊपर भी देखा था। ये एक्सेप्शन कुछ इसी तरीके से है कि डेफामेशन इन सिचुएशन पे होगा भी, बट फिर भी एक्सेप्शनल रूल्स है। जैसे आई थिंक पार्लियामेंट में अगर इफ यू विल स्पीक, कुछ ऐसी स्पीच आप देते हो तो वो एक एक्सेप्शन है कि उसमें डेफामेशन काउंट नहीं हो सकता। आप बोल सकते हो, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच देयर, एंड कोई आपको स्यू नहीं कर सकता है। तो वो एक एक्सेप्शन रूल हुआ, एक प्रिविलेज भी हुआ, एक एक्सेप्शन भी हुआ। तो एक्सेप्शंस आर लाइक दोस प्रिविलेज रूल्स ओनली। then similarly, in the law about murder, section 300 IPC, there are five exceptions. They clarify these five scenarios are not actually murder but something less severe. So जैसे अब 300 IPC के अकॉर्डिंग फाइव एक्सेप्शन है मर्डर के, जिसमें उन फाइव सिनेरियोज के अंदर वो मर्डर में काउंट नहीं होगा, थोड़ा उससे कम
उसमें काउंट होगा, कम सीवियर क्राइम में काउंट होगा। देन नेक्स्ट, affirming coverage. An exception confirms that things not mentioned in the exception are covered by the main rule. It's like saying if it's not on exception list, it's part of the main rule. अगर एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं है वो चीज़ तो ऑब्वियसली उस पर लॉ इम्पोज होगा, और अगर वो एक्सेप्शन लिस्ट में है तो उस पर वो लॉ से बच जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, थिंक ऑफ अ नो पेट्स अलाउड साइन इन अ पार्क। ठीक है, एक पार्क है उसमें कोई पेट अलाउड नहीं है, ये साइन लगा हुआ है। नाउ इमेजिन देयर इज अ टाइनी साइन अंडर इट लिस्टिंग एक्सेप्शंस। अब उसके नीचे एक और साइन लगा हुआ है जिसमें एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, लाइक guide dogs allowed, कि guide dogs allowed है। तो these exceptions clarify that guide dogs are okay, guide dogs okay है, but बाकी but they are technically pets, the main rule is no pets allowed। but जो guide dogs है उनके लिए तो एक तरीके का privilege ही हो गया ना, pets होकर भी they are allowed। this is an exception। Now, operative part versus exception. If there is a clash between the main rule and exception, अगर main rule और exception के बीच में clash होगा तो main rule हमेशा जीतेगा। It's like saying stick to the main idea unless exception specifically says otherwise. Now, saving clause. तो saving clause बहुत easy है। ठीक है, imagine you have set of rules like that everyone follows। जैसे मैं आपको एक बेसिक सा आपको समझा देती हूँ कि अब कोई रूल है जो पुराना है। Alright, wait a minute. Alright, तो कोई रूल है जो पुराना है। ठीक है, दिस इज द ओल्ड वन एंड दिस इज द न्यू वन। ठीक है, ये ओल्ड रूल्स है, मतलब कि लॉ समझ लीजिए आप, और ये न्यू वन है। तो सेविंग क्या होता है कि ना, अगर आप ना ओल्ड से न्यू की तरफ जा भी रहे हो तो मेक श्योर कि जो ओल्ड के इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो ओल्ड की जो बेनिफिट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं ओल्ड में जो नए रूल्स में ना हो, तो वो चीजें भी साथ में जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा मॉडिफाई कर दोगे। ठीक है, so the saving clause is like special part in the new rule that says, hey, even though we have this new rule, चाहे हमारे पास नया रूल है ही, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा स्पेसिफिक राइट और इम्पोर्टेंट शब्द जो है वो ओल्ड रूल से ही आया है। ठीक है, सो ओल्ड रूल का जो इम्पोर्टेंट रूल्स है जो चेंज नहीं करने हैं हमें, वो हम न्यू रूल के अंदर साथ में डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इमेजिन द ओरिजिनल फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस। पुराना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसके अंदर हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्री स्पीच विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नाउ रिपेल एंड री एनैक्टमेंट, उसके अंदर क्या चेंजेस थे? Now the government decided to update the constitution and introduce a new First Amendment with certain restrictions on hate speech, aiming to address modern challenges। कि आप हेट स्पीच नहीं दे सकते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने मॉडिफाई किया गवर्नमेंट ने। बट जो उसके अंदर सेविंग क्लॉज था, फर्स्ट मतलब ये जो ओल्ड था और ये न्यू था, इसके अंदर जो सेविंग क्लॉज क्लॉज था वो था, in the new first amendment a saving clause is added, expression protected under the original first amendment shall continue to be safeguarded under this amendment notwithstanding its modification। so जो हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट थी, एक्सप्रेशन प्रोटेक्टेड अंडर द ओरिजिनल फर्स्ट अमेंडमेंट, वो एज इट इज रहेगी, यानी कि जो बात हुई थी राइट टू फ्री स्पीच की, वो रहेगी रहेगी, बट उसमें कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं जो ऐड करे गए हैं। तो जो फर्स्ट फ्लेवर है वो रहेगा ही, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ चीजें न्यू ऐड हुई है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो वो सेविंग क्लॉज हो गया कि जो चीज फर्स्ट मतलब पुराने से। नाउ कम्स द शेड्यूल।
सो शेड्यूल्स हम समझने से पहले ये देख लेते हैं कितने शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है इंडिया के, एंड देयर आर 12 शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये 12 के 12 शेड्यूल्स हमारे सामने हैं, तो आप रोक के वीडियो देख सकते हैं। आई एम मूविंग फॉरदर। सो शेड्यूल्स इन लॉ, तो इट इज लाइक a big book, and the schedules, imagine law as a big book, और जो schedules है वो है bonus chapters at the end. These chapters tell you how to claim rights, अपने rights को claim कैसे करें, अपने powers को use कैसे करें from the law. इसके कुछ important key points है। लोकेशन एंड पर्पस, शेड्यूल्स हैंग आउट एट द एंड, शेड्यूल्स हमेशा एंड में होते हैं लॉ के या किसी एक्ट के। दे आर लाइक गाइड्स, ये एक तरीके के गाइड होते हैं कि अपने राइट्स को कैसे एक्सेस करना है, यूज करना है, और अपने पास को कैसे यूज करना है, वो गाइडेंस होती है एक तरीके की आपकी। ठीक है। समटाइम्स द शेड्यूल इज लाइक टू डू लिस्ट, एक तरीके से टू डू लिस्ट होती है कि यू दिस यू कैन डू, दिस यू कैन डू। ये आपके राइट्स है, आपको इस तरीके से नहीं यूज करना है। आपको हेल्प करी जाती है शेड्यूल्स के थ्रू। एग्जाम्पल, जैसे एक रेसिपी बुक होती है, ठीक है, थिंक ऑफ अ रेसिपी बुक द लॉ। जो रेसिपी बुक है आपकी वो लॉ है, एंड वो भी एट द एंड में देयर इज अ शेड्यूल लिस्टिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप्स। इट हेल्प्स यू टू फॉलो द मेन रेसिपी। यानी कि वो जो लास्ट के शेड्यूल्स है वो आपको हेल्प करेंगे आपके राइट्स को, आपकी ड्यूटीज को, आपकी हर एक चीज को और लॉ को फॉलो करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। Then comes integral part of law. Schedule are not just extra. Schedule सिर्फ extra में नहीं count होते, वो integral part है law का. Then two-way street. While interpreting the law, you can look out the schedules. आप schedules को देख सकते हो as a guidance to understand the law. Then Supreme Court के wisdom की बात करें हम, एक case था. Supreme Court said, if there is a fight between the main law, अगर main law और schedules के बीच fight होती है तो main law हमेशा जीतेगा. Schedule can't change the main story. Then punctuation की बात करते हैं अब हम. What are punctuation? Punctuation English में आप सबने पढ़ी होगी. ठीक है. So statute punctuation is represented by various symbols such as colons, semicolons, commas, full stops, dashes, hyphens, brackets, and more. In earlier times, statutes were passed विदाउट पंचुएशन. पहले टाइम में कोई पंचुएशन नहीं हुआ करती थी स्टैट्यूट्स में, और कोर्ट को जरूरत भी नहीं थी, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं थी. ठीक है, बट मॉडर्न टाइम में पंचुएशन की काफी इंपॉर्टेंस है. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, आई थिंक दिस डेट इज 1926. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946. ठीक है, तो ये सब क्या है, ब्रैकेट्स है, कॉमास है, ये सब क्या है, पंचुएशन है. नाउ की पॉइंट्स क्या है इसके. एंशियंट वर्सेस मॉडर्न. एंशियंट में पंचुएशन की कोई वैल्यू नहीं थी, मॉडर्न टाइम में पंचुएशन को बहुत वैल्यू दी जाती है, उनको बहुत अटेंशन दिया जाता है. ठीक है. देन कोर्ट अप्रोच टू पंचुएशन. मॉडर्न लॉ में क्या है, इफ लॉ इज क्लियर विद पंचुएशन, द कोर्ट्स रोल विद इट, इट इंटरप्रेट इट एज इज. बट इफ देयर इज कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ पंचुएशन की वजह से कोई कंफ्यूजन है, द कोर्ट माइट टिच द डॉट्स, दे रीड द होल थिंग विदाउट पंचुएशन. पंचुएशन अगर कोई इशू क्रिएट कर रहा है तो कोर्ट जो है डॉट्स वगैरह जो भी पंचुएशन चीजें उन्हें हटा के फिर पढ़ती है. ठीक है, उनको मेन चीज जो है वो क्लियरिटी चाहिए. ठीक है. देन ये आई थिंक जो पॉइंट्स है. अच्छा, एक्सप्लेनेशन इन लॉज, दिस इज द न्यू हेडिंग, एक्सप्लेनेशन इन लॉज. तो एक्सप्लेनेशन लॉस में जो एक्सप्लेनेशन का मतलब ही क्या है, एक्सप्लेन. बेयर एक्ट में भी आप देखेंगे तो आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलेगी. ठीक है, तो पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लियरिटी. लॉ में क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए लॉ अप्लाई करते टाइम. ठीक है, एक तरीके से डाउट बस्टर. एक्सप्लेनेशन क्या होती है, डाउट को बस्ट करती है, डाउट्स हटाती है आपके. एग्जाम्पल, इमेजिन प्लेइंग बोर्ड गेम एंड द रूल सेज यू कैन मूव 3 spaces. तो एक्सप्लेनेशन से क्या आपको और समझ आ सकता है, दीज मीन्स यू काउंट 1,
टू थ्री, जो एक्सप्लेनेशन आपको खोलकर चीजों को और अच्छे से समझा रही है। देन कम्स नॉट रूल एक्सपैंडर, stick to basics. Explanation don't make the rule bigger or change it. ठीक है, एक्सप्लेनेशन ना अलग से एक पार्ट होता है, वो ना रूल को ना कुछ बड़ा या फिर कुछ चेंज नहीं करती है उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि इफ अ रूल सेज नो रनिंग, जो एक्सप्लेनेशन होगी वो एक अलग से पार्ट होगी जिसमें इंक्लूड होगा जॉगिंग और स्वेटिंग। देन इंडियन एक्ट एग्जांपल्स, बड़ी टू सेक्शंस, एक तरीके से एक्सप्लेनेशन बड़ी ही है सेक्शंस की। सेक्शंस में बहुत एक्सप्लेनेशन होती है जिनकी वजह से हमें सेक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, वरना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए सेक्शंस को पढ़ना भी। सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज, यानी कि डेफिनेशन एक चीज की डिफाइन करते हैं और या फिर हम उसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक लॉ को समझाते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई लॉ अनक्लियर है या फिर उसके अंदर और भी कुछ एडिशनल पार्ट्स है जो हमें अच्छे से क्लियर करके रखने हैं, एक लाइन से हम उस लॉ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम उसके अंदर क्लॉजेस जोड़ते हैं, डेफिनेशन बता हम उसकी। तो जो डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसे हम बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। जैसे ये मैंने पार्ट टू सिटीजनशिप का लिया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं दिस इज द डेफिनेशन और इसके अंदर कुछ क्लॉसेस ऐड है, तो ऑलमोस्ट दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्सप्लेनिंग दिस लॉ। नाउ पर्पस ऑफ डेफिनेशन क्लॉज, ठीक है, क्या डेफिनेशन, क्या एक्सप्लेन करना, एक्सपैंड करना मीनिंग को, अच्छे से एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना लॉ को। ठीक है, और एक यूनिवर्सल यूज इसका क्या है कि एक बार आपने लॉ में जो चीज समझ ली, वो वर्ड कहीं भी आएगा, आप डेफिनेशन देखिए उस सेम डेफिनेशन वहां पे लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड कितनी भी बार भी रिपीट हो रहा हो आपकी पूरी लॉ में। देन गोल्डन रूल क्या है इसका, कि जन अगर if a word is defined in interpretation clause, that definition is applied every time। अब वही सेम बात है, यूनिवर्सल यूज, यही इसका गोल्डन रूल है, यूनिवर्सल यूज, कि आप जितनी बार वो वर्ड आएगा सेम डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एक्सेप्शन क्या है इसका, अनलेस अप्लाइंग द डेफिनेशन वुड लीड टू समथिंग कंप्लीटली रेडिकुलस। ऐसा ना हो कि मतलब जब तक आपको कोई ऐसा इशू नहीं होता डेफिनेशन को उस जगह पे बार बार लगाने पे कि कुछ और ही स्पेसिफिक सिचुएशन और उस वर्ड में कुछ और ही मीनिंग पड़ रहा है, जब तक आप डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर उस डेफिनेशन का उस जगह पे करेक्ट मीनिंग नहीं बन पा रहा है, देन यू कैन नॉट यूज दैट डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल समझा ही दिया है, क्लॉजेस का आप देख ही रहे हैं। नाउ सी दैट वी आर डूइंग proviso in some section of a statute, after main provision is spelled out, एक क्लॉज होता है जो ऐड होता है विद द ओपनिंग वर्ड प्रोवाइडेड दैट। तो वो जो पार्ट है ना, द पार्ट ऑफ द सेक्शन जिससे वो स्टार्ट हो रहा है, कमेंस हो रहा है, ठीक है, विद द वर्ड प्रोवाइडेड दैट इज कॉल्ड प्रोवाइजो। सो इसका जो की पॉइंट है, डेफिनेशन ऑफ प्रोवाइजो, स्पेशल क्लॉज ऑफ प्रोवाइजो इज लाइक एन एक्स्ट्रा पार्ट इन अ लॉ, एक्स्ट्रा पार्ट है लॉ का जो अपीयर हो रहा है जो आफ्टर द मेन रूल। कब अपीयर हो रहा है, मेन रूल के बाद। provided that it usually begins with these words, provided that से वो शुरू होता है most of the time। ठीक है, signaling there is something unique coming up, ये बताने के लिए कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है जो हम समझाने वाले हैं अब आपको। ठीक है, now functions, acceptance or limitation, it's there to either make an exception to the main rule or to narrow down when the rule applies, qualifying exclude. Think of it as a rule modifier. It either adds condition or takes something out। ये एक तरीके से रूल मॉडिफायर है, मॉडिफाई कर रहा है लॉ को, रूल को, कि या तो ये कोई चीज ऐड करता है, कोई कंडीशन को ऐड करता है, या फिर कोई चीज को रूल से बाहर निकालता है। अब इसका केस क्या है, इन द लीगल केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलीप कुमार सिंह, एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन अबाउट proviso emerged. The court highlighted that even though a proviso is limited to the specific section, it is attached to a valuable strategy। ठीक है, बहुत मतलब कुछ इंपॉर्टेंस है इस वर्ड की, ऐसे इस वर्ड को अटैच नहीं किया गया है। ठीक है, इज टू रीड द एंटायर सेक्शन इंक्लूडिंग द प्रोवाइजो, तो आपको पूरा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा वो इस वर्ड के साथ। दिस अप्रोच often referred to as the golden rule,
encourages a comprehensive interpretation where both the main sections and the proviso are considered together. The idea is to create harmonious understanding of the law. ठीक है, जो आइडिया इसके पीछे वो क्या है कि आप पूरा लॉ पढ़े, पूरा सेक्शन पढ़े और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करें कि आपको लॉ क्लियर हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।